हेलो टू ऑल। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आप सभी को, यदि आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहां पर जुड़कर हिस्ट्री से संबंधित अपनी जानकारी को यहां पर जो है बढ़ा सकते हैं। और मैं यहाँ पर अभी मध्यकालीन भारत जो है वो आपको पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शुरुआत के, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, इन सभी को पढ़ लिया था। और आज जो आप लोगों का टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी क्लास के पहले बताया था कि दिल्ली सल्तनत का अगर आप देखें तो एक तरह से इतिहास जो है 300 सालों का इतिहास है। लेकिन इस 300 सालों में लगभग 5 डायनेस्टी आती हैं दिल्ली सल्तनत में, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या संघ लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास कितनी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, उससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि क्लासेस को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाए, ना कि हड़बड़ीपूर्ण। तो इसीलिए इस जो आप लोग देख रहे हैं तुगलक डायनेस्टी, इसका पहला वीडियो जो है जा चुका है, तो कोशिश कीजिए वहां पर जाके देखने के लिए। मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी डायनेस्टी आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय तक इसी वंश ने शासन किया है। दूसरी बात यह है कि यह अपने जो पहले के जो शासन व्यवस्था थी, चाहे वो खिलजी हो जाए, वो शमसी हो जाए, चाहे वो बलबनी सुल्तान हो जाए, उनसे कई मायनों में अलग थी। इसलिए अलग थी क्योंकि अब जो है ये जब आए, इन्होंने जो सत्ता स्थापित की, इसमें जो है योग्यता को मापदंड माना गया, जिसके द्वारा ये लोग अपने ऑफिसर्स या सैनिकों की नियुक्ति करते थे। इससे पहले नस्ल को और वर्ग को जो है विशेष ध्यान में रखकर ये चीजें की जाती थी। और इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं इसे कि दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश है, हम देखते हैं खिलजी क्रांति के साथ ही ये चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन तुगलक टाइम पे ये चीज़ें और बढ़ती हैं। खिलजी क्रांति के बारे में बताया था कि उन्होंने अपने से पहले जो भी चीज़ें व्यवस्था रही हुई थी, जो ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे या फिर जो सैनिक वगैरह होते थे, उसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था कि वो प्योर जो है टर्क नस्ल से हों। लेकिन खिलजियों के टाइम पे ये पैटर्न चेंज होता है, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। लेकिन तुगलक के टाइम पर हम देखते हैं इस व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन और आता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी के उसी पैटर्न को लागू किया था, जो कि उसी पैटर्न को लागू किया था जिसमें जो है योग्यता के आधार पर ऑफिसर्स या अमीरों का चुनाव हो। खैर, मैंने आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वह यह थी स्टूडेंट, हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत में जो दक्षिण का पहला अभियान होता है वह जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे होता है। लेकिन दक्षिण भारत को सल्तनत के अधीन लाने का जो प्रयास हुआ, पहला प्रयास किया गया, वह किसके टाइम पे होता है? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर होता है। और गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर हम देखते हैं कि एक बड़े भारत, मतलब दिल्ली सल्तनत जो एक केंद्रीय सत्ता थी, उसके अधीन भारत का एक बड़ा भूभाग सम्मिलित हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की ही लेगेसी को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे बढ़ाया। और मैंने बताया था कि किस तरह से इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है और वो राजदूत के पद पर नियुक्त होता है। उसने अपनी किताब भी लिखी, रहला। उसमें उसने बताया है कि इस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 23 प्रांत थे। तो 23 प्रांत से आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा प्रांत है। तो वो बता रहा है, इसकी जानकारी दे रहा है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए इब्न बतूता की जो किताब है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जहाँ पे मैंने क्लास छोड़ी थी वो ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में जब वो शासक रहा तो उसने बहुत सारी नीतियां जो हैं अपनाई, बहुत सारे आदेश जो हैं पारित किए। और उसने जो भी चीज़ें की, कहा जाता है कि वह जो है अपने समय से आगे की चीज़ कर रहा था। लेकिन जिस परिस्थितियों में वो था, जिस समय की ये बात हो रही है, जिस समय उसने ये सारी चीज़ें जो सुधार हो गया या फिर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उस समय शायद ये इन चीज़ों के लिए अनुकूल समय नहीं था। इसलिए इसकी बहुत सारी योजनाएं क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसकी सबसे विवादास्पद योजना क्या थी? देवगिरी को राजधानी बनाना। सबसे पहली योजना यही थी स्टूडेंट इसकी। ये 1326 में स्टार्ट हुआ। 1327 में हम देखते हैं कि इसने जो है दिल्ली, जो आपका अब तक कैपिटल था, अगर आपने फोटो देखी हो,
ये आपका दिल्ली क्या है, दिल्ली सल्तनत में कैपिटल है। लेकिन इसने क्या, दौलताबाद, इसको देवगिरी भी बोलते हैं, दौलताबाद नाम इसको दिया गया था। दौलताबाद को इसने राजधानी बनाई स्टूडेंट, जो कि बाद में एक बहुत ही बड़ा फेलियर होता है और इसके लिए ये सही नहीं होता है। कई इतिहासकार जो हैं उस समय के जो लोग थे, मैंने आपको बताया था कि इसामी लिखता है कि एक्चुअली जो सुल्तान था वो क्या करना चाहता था, वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है उसे लेटर्स भेजती थी उसके कोर्ट में जिसमें गाली गलौज होते थे, और इसीलिए जो है वह दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित करना चाहता था। इसीलिए उसने दिल्ली से कहाँ कैपिटल शिफ्ट किया, दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। बर्नी के अनुसार ये था कि देवगिरी अगर आप देखें तो दिल्ली के अपेक्षा क्या हम देखते हैं, देवगिरी यानी दौलताबाद जो है वह एक तरह से सेंटर में है, जहां से जो अगर केंद्र अगर यहाँ स्थापित होता है तो यहाँ से, क्योंकि 23 प्रांत की जिक्र हुए हैं यहाँ पे, तो इस पर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन हुआ तो, और कहा गया कि इसामी लिखता है कि कुत्ते और बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ा गया जब राजधानी परिवर्तन किया गया, और एक एक बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, गाय, पशुएं, जितने जानवर हैं ये और लोग हैं, उन सबको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, दौलताबाद। आप आज के दौर पे सोच के देखिए कि आपके घर को कहा जाए कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप उधर जाएंगे, और आपको सारी चीजें किस तरह से हटानी होंगी। तो वो बड़ा कष्टदायक इनका ये था, निर्णय था मोहम्मद बिन तुगलक का। एक जैसे हमने कहा कि तुगलकी फरमान कहा जाता है, जिसमें ये रहता है कि हम नियम बनाएंगे, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। इसी तरह का कुछ ये नियम था जिसके कारण यह फेल रहता है। दूसरी बात हमने की थी स्टूडेंट, सांकेत जो था अगर आप देखें तो वो ये था स्टूडेंट, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। वैसे तो इसने सांकेतिक मुद्रा जो जारी की स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले हम देखते हैं चीन के एक मंगोल शासक थे कुबेल खां, उनके द्वारा कागज के सिक्के और फारस के जो कुछ शासक थे उनके द्वारा भी जो है इस तरह का प्रयोग किया गया था। कहा जाता है कि इसी से उत्साहित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा जारी किया। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि चांदी के टंके के स्थान पर अब किसका प्रयोग होगा, अब प्रयोग होगा तांबे का, जीतल का, इन सब का जो है टंके का प्रचलन होगा, और तांबे के टंके का मूल्य किसके बराबर रखेंगे, चांदी के ही समतुल्य रखेंगे। माना जाता है कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत जो है वह बढ़ गई थी, और जिसके कारण इसका भंडारण शुरू हो गया था। इसलिए भी मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसे प्रयास करने पड़े। लेकिन बर्नी हमें बताता है कि एक्चुअली क्या हो गया था, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार किया गया था और जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक वह कई सारे सैनिक अभियानों वगैरह को कर रहा था, जिसके कारण काफ़ी धन की कमी हो गई थी, और साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखने के लिए ज़रूरी हो गया था कि सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए। हम देखते हैं इसका प्रचलन कब होता है, 1330 में होता है, और हम देखते हैं कि अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से इसको किया गया था, और दूसरे राज्यों को जीतना और वहां पर सुल्तान क्या चाहता था, अपने सारे प्रदेशों को अपने अंदर लाना चाहता था। इसके साथ ही उसकी अपनी उदारशीलता भी थी, बहुत ज्यादा दान पुण्य करता था, खजाने खाली हो रहे थे। यही कारण बनता है कि इसने मिश्रित कांसे के सिक्के क्या किए, जारी किए। लेकिन क्या होता है, एक घटना ये घट गई, ये जो इसके आप सिक्के देख रहे हैं, इसने तांबे और जीतल के सिक्के तो जारी कर दिए टंका कह के कि चांदी का है, लेकिन लोगों ने क्या किया, कहा जाता है कि उस समय दिल्ली के प्रत्येक घरों में लोगों ने टकसालें बना ली और खुद सिक्का ढालने लग गए। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि ये जो इन्होंने प्रयोग किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वह भी फेल हो गया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में खुरासान अभियान बताया था। खुरासान पर अभियान का क्या मामला था, ये हुआ था, देख लीजिए आप। खुरासान अभियान जो था तरमशरीन के साथ मैत्री का परिणाम कहा जाता है, और इसमें 3 लोग मिले हुए थे। एक मिस्र का सुल्तान था, खुद मोहम्मद बिन तुगलक था, तरमशरीन था, और इसमें क्या था, खुरासान के जो सुल्तान थे अबू सैयद के विरुद्ध इसको बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट, हुआ ये कि जब ये सेना तैयार कर ली गई तो ट्रांस ऑक्सियाना का, जहां पे तरमशरीन शासक था,
वहां पर राजनीतिक हलचल हो गई। बाद में तमश्रीन को ही क्या कर दिया गया, उसे गद्दी से हटा दिया गया। तो इस तरह से यह अभियान भी कभी प्रारंभ ही नहीं हो सका। और बर्नी के अनुसार सैनिक अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना मोहम्मद बिन तुगलक ने खड़ी की थी, जिन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी प्रदान किया गया था। और इसके क्या हुए, बहुत ही बुरे परिणाम हुए, क्योंकि ये योजना कभी लागू ही नहीं की गई। उसी तरह इसका कराचील का अभियान था स्टूडेंट, और इसमें भी हम देखते हैं यह इसकी विजय योजना थी, लेकिन इसका भी विनाशकारी परिणाम होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ठंडा पर्वतीय प्रदेश था, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है। और ये जब यहाँ पर सुल्तान की सेना पहुंची तो इन अत्यधिक ठंड की वजह से कई हजार सैनिक जो है मारे गए, जो बचे वो प्लेग के कारण भी मारे गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अभियान भी क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का खराब हो जाता है। और इसकी जो सबसे आखिरी अंतिम योजना थी वह थी कि दोआब के प्रदेश में कर वृद्धि की योजना थी। मैंने आपको बताया था कि जो दोआब का जो प्रदेश है वहां पर पहले जो टैक्स लिए जाते थे 1/10, 1/20 लिए जाते थे भू राजस्व। लेकिन इसने कहा कि दोआब जो है यानी गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही क्या है, उपजाऊ है, बहुत ही फर्टाइल है। तो हम लोग क्यों ना यहाँ से 50% का लगान लें। वैसे इसका सोचना सही था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये जो भी कुछ सोच रहा था उसके विपरीत ही क्या आ रहे थे, परिणाम आ रहे थे। तो इसने ये सोचा तो, लेकिन उस समय क्या हो गया स्टूडेंट, इस समय दुर्भाग्य से जिस वर्ष इन्होंने कर वृद्धि की उसी दौरान क्या हो गया, अकाल आ गया और प्लेग की महामारी फैल गई। और इस स्थिति, अब तो छोड़िए 50% की बात, अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सुल्तान ने कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक कृषि विभाग खोला, जिसे क्या बोलते हैं, दीवाने अमीर को ही कहते हैं स्टूडेंट। और इसके अलावा जो है अकाल राहत संहिता जो है इसने तैयार करवाई। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए गए और अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण प्रदान किए गए। और इसे हम क्या कहते हैं, सोनधर। जो बेचारे किसान पीड़ित थे उनको क्या दिया गया, उनको ऋण दिया गया, तकावी ऋण दिया गया, अग्रिम ऋण, इसको सोनधर कहा गया। सुल्तान की पहली असफल अगर हम देखें योजना कौन होती है, वह है राजधानी परिवर्तन 1327। और सबसे अंतिम योजना कौन थी, दोआब में कर वृद्धि की योजना थी। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का क्या कहा है, युवराज की उपाधि दी है। इसने एक सिक्का भी चलाया था जिसे हम, सोने का सिक्का था स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। इसके समय हम देखते हैं, जिस तरह आपने देखा कि इब्न बतूता हमें जानकारी देता है कि इसी के समय क्या हुआ, सल्तनत का अत्यधिक विस्तार हुआ था और दिल्ली सल्तनत के अधीन दक्षिण को लाया भी गया। लेकिन हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सबसे ज्यादा विद्रोह भी होते हैं। जो प्रदेश इसने जीते थे अपने जीवन के अंतिम समय में इसने उस प्रदेशों को खो दिया था। और इसके समय में हम देखते हैं लगभग कितने विद्रोह हुए स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक 22 विद्रोह हुए, जिसमें सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। टोटल कितने हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे। इनमें से 22 विद्रोह किस में हुए थे, दक्षिण भारत में हुए थे। और हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के जो धवनावशेष थे उन पर 3 स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। वह था विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मदुरा की सल्तनत। इसकी सल्तनत शुरू हुई स्टूडेंट। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो प्रदेश आए वह उसके जीवन के अंत समय में चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से क्या किया था, पत्र प्राप्त किया था। खुतबा और सिक्कों को अपने नाम के बदले खलीफा के नाम पर अंकित करवाया था। जो उसके सिक्के हमें मिलते हैं उस पर खलीफा का नाम जो है अंकित मिलता है। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी सुल्तान जो है ईश्वर की छाया है, ये जो है उसने लिखवाया था स्टूडेंट। उलेमाओं का वह काफी विरोधी था और उसका मानना था कि सुल्तान द्वारा कि खलीफा के विरोधी था, क्योंकि एक्चुअली ये अगर देखें आप तो इसने कभी भी धार्मिक चीजों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा सम्मिलित नहीं किया था और उलेमा इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, तो लगातार इसे हमेशा परेशान करते थे। इसलिए सुल्तान द्वारा खलीफा के प्रति ज्यादा सम्मान दिखाया गया है और अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना उसका एक राजनीतिक बाध्यता भी थी।
सुल्तान जो था धर्मशास्त्र, इतिहास और इस्लामी कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था और उसका मानना था कि उलेमा वर्ग की त्रुटियों के कारण ही जो है इस वर्ग ने जानबूझकर अपने स्वार्थ और हितों के लिए इस्लाम की सही व्याख्या नहीं की है। यह मानकर सुल्तान ने इस वर्ग के विरुद्ध हो गया था और उश्र और ज़कात को छोड़कर उसने सभी धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। तो ये एक तरह से उलेमा से बड़ा खफा रहता था। उसका कहना था कि इस वर्ग ने जानबूझ के जो इस्लाम है उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया अपने स्वार्थों के कारण, और इसलिए इसकी उलेमा से बनती भी नहीं थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने जो है अमीर और अफसरों, इसने प्रशासन में भी सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है, जो अफसर थे, कर्मचारी थे, जो पुराने लोग थे काफी, जो काम नहीं कर पा रहे थे, उनको क्या कर दिया, उनको हटा दिया। और खासकर जिन पर किसी भी षड्यंत्र में परोक्ष या प्रत्यक्ष जो रूप से जो है भाग लेने का आरोप था, उनको हटा दिया स्टूडेंट। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हम देखते हैं अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों, जितनों खानदानी अमीर यानी तुर्क अमीर वगैरह जो थे, उनके अलावा कई जातियों का भी लोग थे, जिनमें हम देखते हैं मंगोल थे, विदेशी थे, हिंदू भी थे, हर नस्ल के हर लोग के लोग थे। इसीलिए नस्ल और वर्ग विभेद को इसने समाप्त किया और योग्यता के आधार पर हम देखते हैं इन अधिकारियों की नियुक्ति की। सबसे पहले सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने वाला उसने एक रजिस्टर तैयार करवाया। ऐसा करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रथम सुल्तान था। दिल्ली के प्रथम सूफी शेख, कई सारे सूफी शेखों को इसने जो है अपने राज्यकाल में बड़े बड़े पोस्ट दिए, जैसे कि शेख शिहाबुद्दीन को इसने दीवानुल मुस्तखराज बनाया, शेख मुजुद्दीन को इसने गुजरात का गवर्नर बनाया और शेख कमालुद्दीन को इसने अमीर किरमानी का सेना प्रमुख नियुक्त किया। इसी के टाइम पर हज़रत निज़ामुद्दीन भी थे, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन के साथ जो है हज़रत निज़ामुद्दीन इसे पसंद नहीं करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को उसके उदारवादी, हमें पता चलता है कि ये काफ़ी उदारवादी शासक था और जैन परंपरा में भी इसका उल्लेख मिला है हमें। और इसके अनुसार उसने जैन विद्वानों जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का जो है अपने दरबार में स्वागत भी किया था। स्टूडेंट, दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम देखते हैं बंगाल जो है वो पूरे रूप से दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो जाता है। यहाँ पर मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से क्या होता है, स्वतंत्र शासक बन जाता है। इसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, माना जाता है कि ये मंगोलों का ही एक अनुकरण था, मंगोलों की ही देन थी। ये काफी अच्छा एक कवि भी था स्टूडेंट और संगीत प्रेमी भी था। इसकी असफलता का मुख्य कारण इसका एक अपना निजी व्यक्तित्व भी माना जाता है, जिसमें ये कई सारी चीजों का क्या दिखता है, हमें मिक्सचर दिखता है। इसके अलावा देखिए नगरकोट पर जब इसने आक्रमण किया तो इसने ज्वालामुखी देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया। हिंदुओं को उसने अपने समय में क्या दिया था, अच्छे अच्छे पोस्ट दिए। स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में, खासकर अगर हम बात करें तो ये होली में जो है उनके साथ भाग लेता था। एलिफिस्टन ने वक्तव्य दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपना का कुछ अंश था, क्योंकि जिस तरह के ये प्रयोग कर रहा था। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। बदायूं कहता है जब वो मर जाता है तो बदायूं कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मैंने बताया था कि राजधानी परिवर्तन हुआ था, तो इब्न बतूता लिखता है कि अंधे और लंगड़े को भी घसीट घसीट कर ले जाया गया, जबकि बर्नी क्या कहता था कि कुत्ते बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ा गया राजधानी में। उसके अकुशल ढीले प्रशासन और विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठनों के दुष्प्रभाव के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का इसी के टाइम पे ही क्या होने लगता है, तेजी से विघटन आरंभ हो जाता है। स्टूडेंट, इसकी मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 में सिंध में एक विद्रोह था जिसको दबाने के लिए गया था, वहीं पर सुल्तान की ज्वर से ग्रस्त होकर के मृत्यु हो जाती है।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में सबसे विद्वान और सुसंस्कृत शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब आपसे कोई कहे कि क्या तुगलकी फरमान जारी कर रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? कोई तुगलकी फरमान नहीं है। उसने भी सोच के कुछ अच्छा किया था, लेकिन क्या हो रहा था अलग बात है, परिस्थितियां उस समय अनुकूल नहीं थी। ये अगर आप फोटो देख रहे हैं तो ये तुगलकाबाद दिल्ली में बना हुआ जो है तुगलक टॉम है स्टूडेंट। और ये अगर आप देखेंगे, कभी जाएंगे वहां पे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मजबूत इमारतें होती थी। ढलवा जो है पत्थर होता था, तिरछे टाइप में होते थे। तो कभी जाके देखिए इन सब चीजों को, आप लोग को फुर्सत मिले तो। अब हम आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई ठट्टा विद्रोह में जाने के बाद, तो हम देखते हैं 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद यह उसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और उसमें हम देखते हैं कि एक सफल शासक कहिए या फिर निर्भीक शासक कहिए, इन सभी गुणों का उसमें क्या है स्टूडेंट? अभाव है। और अभाव जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही हमें लास्ट आवर में देखने को मिल जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। इसके मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से, आपको मालूम है कि बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे प्रदेश मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही जा चुके थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि उन प्रदेशों को क्या किया जाए, वापस लाया जा सके। जो प्रदेश जो है विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए, उनको फिर से अपने में लाए। हम देखते हैं जिसके कारण इसकी जो भी नीति थी, जो कमजोर नीति थी, इसकी गलत विदेश नीति थी, दोषपूर्ण सैनिक संगठन था, इन सभी कारणों से फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का तेजी से विघटन होना शुरू हो जाता है। प्रशासन के मामले में जो है, इसका प्रशासन के मामले में तो बहुत ही खराब नेचर था। फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है कई बार ये सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के चक्कर में रहता था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों यानी तकावी ऋणों को माफ कर दिया स्टूडेंट। और दंड संहिता में क्या किया इसने? संशोधन करके दंडों को अधिक मानवीय बना दिया और सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी कि जो दंड संहिता थी उसमें जो नियम थे कि अगर आप चोरी कर रहे हैं या किसी की हत्या कर दे रहे हैं, तो उन सब से संबंधित जो भी चीजें थी उसको और आसान कर दिया। इसके अलावा जो है इसने जो सुल्तान को पहले भेंट दिया जाता था, उसने कहा कि जरूरत नहीं है इसकी। इसने जो इसके समय में भू राजस्व वगैरह लिए जाते थे, जो कर था स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं एक तरह से धार्मिक या मजहबी जामा पहनाया जाता है। और कम से कम 24 जो कर थे, बहुत सारे प्रचलित अलग अलग कर थे, इन सभी को इसने समाप्त कर दिया। और इसने कहा कि हम जो कर लेंगे वह जो है शरीयत के कानून के अनुमति के द्वारा ही लेंगे, जो कि 4 हैं। ये 4 कर कौन से होते हैं? खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स। खराज जो आपको मालूम है मुसलमानों से ही लिया जाता है, ज़कात मुसलमान से, जजिया जो है वह किससे लिया जाता है स्टूडेंट? जो नॉन मुसलमान है उनसे लिया जाता है। और खुम्स जो है यह भी जो है एक तरह से दूसरे प्रदेश में जो अटैक किया जाता था उसमें जो हिस्सा होता था राज्य का, वो अपने मजहबी और उत्साही धर्म निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए इसने अपने समय में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, लेकिन इसने जो है उलेमा वर्ग को संतुष्ट या खुश करने के लिए यह काम किया। और हम इसके समय देखते हैं नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात शर्व, एक इसने नहर सिंचाई कर भी लगाया स्टूडेंट, जिसको शर्व कहते थे। यह उपज का आपका 10% होता था। इसने सरकारी पदों पर यानी कि सैनिक और असैनिक उसको वंशानुगत बना दिया, और अधिकतर सैनिकों को वेतन के बदले अब क्या दी जाने लगी, जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखा था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखा था। अब वो व्यवस्था हमें बदलती हुई नजर आ रही है। अब सैनिकों को कहा जा रहा है कि आपको हम जमीन देंगे, है ना। तो इसने फिर से एक तरह से इजारेदारी व्यवस्था शुरू कर दी। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। इसके द्वारा स्थापित इसने 3 बड़ी नहरें बनाई स्टूडेंट, एक फिरोजा, एक जौनपुर और दिल्ली में जो है इसने 3 नगर बनवाए। एक था आपका हिसार, दूसरा था हिसार फिरोजा, दूसरा था जौनपुर, और दिल्ली में हम देखते हैं फिरोजाबाद। जौनपुर की स्थापना उसने भाई जौना खां के नाम पर ही करवाई थी, जो मैंने बताया था।
इसने कई सारे कल्याणकारी काम भी किए, हम देखते हैं। और इसमें था कि जैसे कि इसने दास विभाग की स्थापना की थी। दीवाने बंदेगान जो आपने पढ़ा था इल्तुतमिश के टाइम पे, वो 40 जो है उसके ऑफिसर से अमीरों का एक समूह था स्टूडेंट। लेकिन एक विभाग के रूप में दीवाने दास विभाग की स्थापना करने का श्रेय हम किसे देते हैं? ये हम देते हैं फिरोज शाह तुगलक को। इसके अलावा जो है रोजगार दफ्तर है, रोजगार दफ्तर की भी इसने स्थापना की थी। दीवाने खैरात की स्थापना की। रोजगार दफ्तर यानी कि वो नौजवान जो अभी जिन्हें क्या नहीं है, कामकाज नहीं है, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। तीसरा है दीवाने खैरात, यानी कि जो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक मदद करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की गई। दीवाने इस्तिहाक एक तरह से पेंशन विभाग था स्टूडेंट, इसकी स्थापना की गई। और दारुल शफा यानी शिफाखाना यानी चिकित्सालय की भी इसने स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके हम देखते हैं इसके समय में कई सारे बाग भी लगाए गए, लगभग 1200 बाग जो है केंद्र के नियंत्रण में थे, जो लगाए गए थे। इसने एक प्रयास जरूर किया था कि जो फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो प्रदेश खो गए थे, उनमें से सिर्फ एक प्रयास किया था। इसने बंगाल और सिंध पर सैनिक अभियान किया, लेकिन असफल रहा। इसने कांगड़ा के दुर्ग पर भी आक्रमण किया, लेकिन वहां भी इसे सफलता नहीं मिली। और अफीफ के अनुसार सल्तनत के इतिहास में सिंध का अभियान जो था वह सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैनिक अभियान था, यानी बहुत ही बुरा सैनिक अभियान था। सिंध सैनिकों द्वारा इसका पीछा किए जाने पर यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया दूजे को जरा संभाल। ये सिंध भी पहुंचा और कोशिश किया इसने कि विद्रोहियों को दमन किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इसे ही वहां के जो विद्रोही थे वह खदेड़ने लगे। और एक कहावत प्रचलित हो गई कि देख सूफी परंपरा का कमाल, एक तो क्या मर गया, एक तुगलक मर गया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक थर्ड टाइम ही तो गया था, खत्म हो गया था, और दूसरे को जरा संभाल। फिरोज शाह ने दिल्ली पहुंचते ही जब सिंध से लौटा तो इसने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि सभी अफसरों को जो सिंध के अभियान में मारे गए हैं उनकी जागीरें उनके उत्तराधिकारी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको बिना शर्त जो है अस्थायी तौर पर प्रदान कर दी जाए। और कहा जाता है, आफीफ बताता है कि ये जो है प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार ये करता था, इसने एक घोड़े को पास करवाने के लिए ही कहा कि चलो तुम इतना टंका लेकर के इसको पास करवा दो। तो इस तरह से ये जो है बहुत इसका शासन अच्छा नहीं था, लेकिन इसने कुछ प्रयोग किए थे जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराया था। और इसने इजादारी को बढ़ावा। इजादारी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? भूमि को जब आप दे देते हैं मतलब किसी को उनके कार्य के सेवा के बदले में, अब ये नगद वेतन तो दे नहीं रहा है, तो ये एक तरह से फिर से इसने क्या कर दिया, इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा देने लगा। इसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया और सैनिकों की योग्यता की जांच करने के सरकारी अधिकारी को जो जो एक चला आ रहा था सिस्टम, मैंने आपसे कहा कि चाहे खिलजी हो चाहे तुगलक हो, उन लोगों ने हमेशा कोशिश की कि जो सैनिकों की जो भर्ती हो रही है उसमें उनकी योग्यताओं को ध्यान रखा जाए, लेकिन इसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। इसने वंशानुगत चीजों को पर ध्यान दिया। और कहा जाता है शम्स सिराज अफीफ जो है यह तारीख फिरोज शाही में लिखता है कि सल्तनत के इसने एक आदेश पारित किया कि यदि कोई सैनिक वृद्ध हो जाता, मानिए कि कोई सैनिक जो है वो वृद्ध हो गया, वृद्ध अवस्था में, तो उसने कहा कि अगर आप वृद्ध हो गए हैं तो आप अपने बेटे को अपने बिहाफ पे भेज सकते हैं। अगर आपका बेटा नहीं है तो आप अपने दामाद को भेजिए। अगर आपके पास दामाद भी नहीं है तो आप किसको भेजेंगे? आप अपने गुलाम को भी भेज दीजिए। तो इस तरह से देखिए वंशानुगत चीजें इसने कर दी, तो कहाँ से अच्छा हो पाएगा? दिल्ली सल्तनत का तो विघटन होगा ही। और हम देखते हैं इसने पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई भी करवाई। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसने फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण जो नहरें थी उलुग खानी थी और रजवही थी। ठीक है, एक नहर जो है सतलज नदी से दीपालपुर के पास और दूसरी जो है यमुना नदी से सिरमौर के पास खोदी गई थी। इसने फिरोज शाह ने एक रोजगार दफ्तर, मैंने आपको बताया, वह स्थापित किया था जिसमें बेकार लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उनको दिया जा सके। दीवाने खैरात भी बता दिया मैंने।
और फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ, या एक था जो टोपरा में था अंबाला में, और दूसरा अंबाला हरियाणा में था, और जो दूसरा जो था आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में था, उन दोनों को ये दिल्ली लेकर आता है, जिसे आप जो है देख सकते हैं दिल्ली के रिज में, और एक है फिरोज शाह कोटला के पास, है ना। उसके समय में हम देखते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और शमसे शिराज अफीफ जो थे, उसके समय में उसने उन दोनों को संरक्षण दिया था। इसके समय में हम देखते हैं संस्कृत से फारसी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब को क्या किया गया, अनुवाद किया गया, और इसका नाम रखा गया दयाल ए फिरोज शाही। यह पुस्तक दर्शन और नक्षत्र से संबंधित थी। इसने बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए थे। इसने जो है मुस्लिम स्त्रियों पर यह प्रतिबंध लगाए कि अगर आप लोग दरगाह पर इन सब पे जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना होगा। इसने, यह पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। उसकी धार्मिक नीति जो थी धर्मनिरपेक्षता और असहिष्णुता पर आधारित रही थी। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान जो है 1365-67 में ठट्टा का था, जिसके बारे में मैंने बताया, और ये सबसे लंबा अभियान भी था और सबसे कुव्यवस्थित अभियान भी था स्टूडेंट। फिरोज शाह तुगलक के समय में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। सोचिए इस समय अगर मंगोल आक्रमण हुआ होता तो क्या होता। सेना का तो बुरा हाल था और कोई प्रशासन नाम की अच्छी चीज भी नहीं थी, तो बहुत बुरा होता। मगर इसके समय क्या कहते हैं कि हुआ ही नहीं मंगोल आक्रमण, तो इसके तो इस समय भारत पे हम देखते हैं कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं होता है। इसने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा और अपने सिक्कों पर जो है खलीफा का नामांकित करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसने शशगानी यानी छेद जीतल का एक सिक्का चलवाया स्टूडेंट। अफीफ के अनुसार इसने अध और बिक नामक भी तांबे और चांदी का सिक्का चलाया था। फिरोज तुगलक को इतिहास और चिकित्सा शास्त्र में रुचि थी और संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद भी कराया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। फिरोज शाह का जो भी उत्तराधिकारी हुए स्टूडेंट, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था वह इसका पोता था, उसका नाम था तुगलक शाह, और जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। अपने राज्यरोहण के 2 वर्ष के भीतर ही वह क्या हो जाता है, मारा जाता है, और उसके अगले 5 वर्ष तक कई तरह के मतलब 3 शासक जो है गद्दी पर बैठे, जिनमें नाम था अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। और चौथा जो था वह था नसरुद्दीन महमूद। 1394 से 1412 ईस्वी तक यह जो है सत्ता पर रहता है, जो कि तुगलक वंश का क्या रहता है, अंतिम शासक होता है। नसरुद्दीन महमूद, ये नाम आप याद रखेंगे। नसरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर मलिक सरवर को मलिक उस शर की उपाधि दे करके जौनपुर का क्या बना दिया, प्रमुख बना दिया, और मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की साम्राज्य, स्वतंत्र शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। सल्तनत सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह यह है स्टूडेंट कि इसके समय ही मध्य एशिया का जो बहुत बड़ा मंगोल सेना नायक था, उसका नाम था तैमूर, उसने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था स्टूडेंट। तैमूर का आक्रमण जो है दिल्ली सल्तनत और तुगलक, स्पेशली हम कहें तुगलक और दिल्ली दोनों के लिए क्या हुआ, एक लास्ट जो है घात सिद्ध होता है। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पूर्व लोग कई बार जो है व्यंग पूर्वक कहा करते थे कि शाहजहां की शहंशाह की जो सल्तनत है वह दिल्ली से पालम तक ही मात्र सीमित है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था स्टूडेंट, फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना, और साथ ही हम देखते हैं नसरुद्दीन महमूद के बाद जो है हम देखते हैं दौलत खान लोधी जो है, लोधी उसका कुछ दिन के लिए शासक बनता है, और यहाँ इसके बाद जो है ये लास्ट शासक था नसरुद्दीन महमूद। तो ये आपका तुगलक डायनेस्टी जो है अब खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, तो आप लोग बने रहें। क्लासेस कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं।
तो अब तक आप लोगों ने खिलजी, तुगलक, इसके अलावा बलबन, उससे पहले शमसी, उसके पहले मोहम्मद गजनवी, गौरी, इन सब को मध्यकालीन भारत में पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे सैयद वंश, लोधी वंश। अब हमारे पास 2 और बच गए हैं, तब आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। फिर दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका मुगल्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।